Welcome back students with our next part from the previous year question from the chapter Forest and Wildlife। बेटा इसमें आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे आपके जो आपका सेकंड पार्ट है वो हम क्लियर करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पीछे बोर्ड में पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि जो लास्ट के 4 क्वेश्चंस थे वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब यहाँ से हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पॉवर्टी इज द आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन डिस्कस। एक बार रिव्यू ले लेते हैं इसमें कैसे क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए जहां पे मेरी वॉल्यूम तेज होगी दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आप ये ऐसे ही पढ़ना चाहिए किसी पैराग्राफ वगैरह को या कंप्रीहेंशन आते हैं कि एक बार उसका रिव्यू जब लें तो उसके इंपॉर्टेंट बातें आपके ध्यान में आ जाए, ताकि आप एक कंप्रीहेंशन को जब सोल्व करते हो तो उसको बार बार नहीं पढ़ना होता। एक बार जब आप कंप्रीहेंशन को, जैसे केस स्टडी में मैंने आपको बताया था कि एक बार उसका रिव्यू लेना होता है और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं एक बार उसकी 30 to 40% बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि आपको भी इंग्लिश को पढ़ना आता है और उसको समझना आता है। देखिए, the destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. The biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity. Such losses have increasingly marginalized and impoverished the many indigenous and other forest-dependent communities who directly depend on the various components of the forest and wildlife for food, drink, medicines, culture, spirituality, etc. Within the poor, women are affected more than men. In many societies, women bear the major responsibility of doing housework, and this results in the serious health problems of women and negligence of home and children because of the increased hours of work, and also has a serious social implications. ये the indirect impact of degradation such as drought as deforestation induced floods etc. also hit the poor for the hardest. Poverty in this case is directly outcome of the environmental destruction। इसमें जितनी भी बातें आई हैं, 3 बातें बताई गई हैं बेटा। पहले जो कम्युनिटी अफेक्टेड होती है इससे, नंबर 2 पे जो मूवमेंट अफेक्टेड होती है, नंबर 3 पे फिर ओवरऑल पुअर जो पीपल है वो कैसे अफेक्टेड होता है। ये सारी बातें हम पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। तो इन्फॉर्मेशन को ब्रेक करना है और चीजों को कनेक्ट करना है और क्वेश्चन के रूप में लिख देना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट ए बायोलॉजिकल इशू। ये एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है सिर्फ, क्योंकि बायोलॉजिकल इशू से मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, इससे कल्चरल डाइवर्सिटी भी लॉस होती है। कल्चरल डाइवर्सिटी किसकी? सच लॉसेस, देखो द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली correlated with the loss of cultural diversity. Such losses increasingly marginalized and impoverished many indigenous and the other forest dependent communities. Indigenous का मतलब होता है जो हमसे मतलब नहीं रखते हैं, एंड कम्युनिटीज जो है आपकी इम्प्रूव फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं, हु डायरेक्टली, एक तो वी आर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट इन अनडायरेक्टली। अनडायरेक्टली हम फोर उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे हमने कोई बिजली के लिए डिपेंड करता है तो उसके लिए डैम्स वगैरह भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, या फॉरेस्ट के जगह, क्योंकि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमको घर पे अवेलेबल हो जाती है। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि सीधा हम फॉरेस्ट में जाते हैं, हम भी फॉरेस्ट से रिगार्डिंग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हम भी रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, हम भी फूड का इस्तेमाल करते हैं, हम भी पानी पीते हैं, हमें भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। हम भी कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी के रूप में पूछते हैं, जैसे आपको बानियन ट्री या बरगद का जो पेड़ होता है उसके बारे में बताया गया था। लेकिन हम इनडायरेक्टली करते हैं क्योंकि हम रिच हैं, क्योंकि जो ऐसे पीपल्स हैं जो आपके पैसे से मतलब नहीं रखते हैं, उनकी जो जरूरतें हैं सारी जरूरतें जंगल में ही पूरी हो जाती हैं। उन्हें आपकी मार्केट की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बाहर की किसी हैबिटेट की आवश्यकता नहीं है, वो उनके लिए हैबिटेट है। और हमने उनसे उनका हैबिटेट ही छीन लिया है। अब उनका हैबिटेट छीनेंगे तो उनकी लाइफ के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए वे डिपेंड करते हैं विद वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड, ड्रिंक्स, मेडिसिन एंड कल्चरल एंड स्पिरिचुअलिटी। यहाँ तक तो हो गई आपकी कम्युनिटीज की बात, नंबर 1। यहाँ तक आपने जो पढ़ा है ये किससे रिलेटेड हो गया बेटा? आपका कम्युनिटी से रिलेटेड हो गया। और यहाँ तक आपने कम्युनिटी का एक पार्ट कर लिया बेटा, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक कौन सा हो गया? फर्स्ट पार्ट, जिससे आपने बताया कि बायोलॉजिकल का जो लॉस है उससे हमारी कम्युनिटीज के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है। अब जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है बेटा वुमेन्स के लिए। वुमेन्स के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, विदिन द पुअर वुमेन्स आर अफेक्टेड मोर देन मेन। आदमी से ज्यादा अफेक्टेड होती, क्यों? इन मेनी सोसाइटीज वुमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेजर रेयर है
मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? डूइंग हाउस होल्ड वर्क, द रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाता है। देखो यहाँ पे देखिए, when are affected more than men in many society, women bear the major responsibility of doing household work. This results in serious health problem for women and negligence of home and children because of the increased hour of work. उनका हाउर क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है, और उनको बाहर से लकड़ी भी लेके आनी पड़ती है, फोडर का इस्तेमाल भी वो खुद ही करती हैं, ये सारी चीजें वो खुद करती है बेटा। Also have serious social implications, the direct impact of the degradation such as drought for deforestation and induced floods and also hit the poor the hardest। और अब इस डिग्रेडेशन के कारण जो फ्लड वगैरह इंड्यूस्ड होती है ना, उनका भी ज्यादातर किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है बेटा? हमारे पुअर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। पोवर्टी ऑफ दीज केसेस डायरेक्ट आउटकम होता है इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है, वो पॉवर्टी को भी, आपका पॉवर्टी को भी लेकर आता है, जिसके कारण पॉवर्टी आपके देश में इंक्रीज हो जाती है। अगर इससे हटकर आप कुछ समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, जब आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल 25% लोग रिच कर रहे हैं एंड 5% उसका इस्तेमाल पुअर कर रहा है, तो इसका मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उसके बीच में जो गैप ऑफ इनकम है बेटा, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जो रिच होता है वो रिचर होता चला जाता है, और पुअर है वो पुअरर होता चला जाता है, वो भी पॉवर्टी को अंजाम देता है, उसके कारण भी पॉवर्टी आपकी इंक्रीज होती है। ये सारी चीजें आप जब बड़ी क्लासेज में हो जाओगे ना, तो वहां पे आप इकोनॉमिक्स के दौरान पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इनकम का गैप क्या होता है, तो आप उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, क्योंकि विद द एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन बाय द रिच मैन से, so that the gap between the poorer and the richer become widened. In this way we can say that poverty is the outcome of environmental destruction। poverty किसका आउटकम है? environmental destruction का आउटकम है। आगे देखिए, राइट नोट ऑन गुड प्रैक्टिस टुवर्ड द कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये हम पढ़ भी चुके हैं, पीछे आते हैं तो ये बोर्ड में आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसमें क्या बोला है? ह्यूमन हैव रियलाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर देयर एग्जिस्टेंस, वेरियस स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंजर्व द ह्यूमन लाइफ, द गवर्नमेंट हैव अडॉप्टेड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लैंड, फ्रेश एयर एंड वाटर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन व्हिच हैज लिस्टेड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज दैट नीड अटेंशन, सेटिंग अप नेशनल पार्क। सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, क्योंकि ये बोर्ड में आपका रिपीट हुआ है, तो दैट्स वाई ये दोबारा आपका क्वेश्चन आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What step have been taken by the government for the conservation of the wildlife? कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं? तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो इफेक्ट होते हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। थोड़ा बहुत तो पीछे आ चुका है, लेकिन डिटेल से अगर कभी बताना है गवर्नमेंट वगैरह का, ऐसे टाइप क्वेश्चन में आता है, बड़े नंबर में आ जाता है, ज्यादा मार्क्स में आ जाता है, तो वहां पे हम किस तरीके से बताएं, देखो। To protect the biodiversity, and the Indian government has established 5 15 sanctuaries and 17 biosphere reserves। इनका निर्माण कर, अब तो ज्यादा हो गए हैं ये। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्या नाम आया? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था, किसके द्वारा लाया गया था बेटा? ये हमारा लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। ध्यान रखना बेटा, कब की बात हो रही है? 1972 की। और कभी भी यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेगा, वो कब आया था? 1973 में आया। विद वेरियस प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, को बचाना है, सीधा सा बात है, प्रोटेक्ट हैबिटेट्स को बताना है कि जो रहने का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, जो एनिमल्स के लिए हैबिटेट है, उसको बचाना है। क्योंकि वो हैबिटेट क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है या फॉरेस्ट को डिग्रेड किया जा रहा है, दैट्स वाई वो रहने की उनके लिए जगह नहीं, उनका हैबिटेट्स बिल्कुल खत्म हो रहा है, दैट्स वाई उनकी भी प्रोटेक्शन हो जाएगी अगर हम उनके हैबिटेट को बचा लेते हैं तो। An all India list of protected species was also published। एक लिस्ट को पब्लिश किया गया। द थ्रस्ट का मतलब होता है प्रेशर, क्या बोला जाता है बेटा? प्रेशर किसी चीज पे डालना। थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम, जो मेन रीजन था प्रोग्राम का, टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन, जो है उसको बताइए। सर्टेन, यहाँ पे क्या है? पी की जगह बेटा यहाँ पे सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। इसके द्वारा हमें उनको बचाना है, रेस्ट्रिक्ट करना है ट्रेड को जो वाइल्ड लाइफ की हो रही है। प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, जैसे कुछ प्रोजेक्ट लेके आए, जिनमें से एक प्रोजेक्ट था टाइगर का भी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल विच आर ग्रेटली थ्रेटेंड, जो थे इंक्लूडिंग द टाइगर,
the one-horned rhinoceros, the Kashmir stag, hangul, and the three type of crocodile: freshwater crocodile, saltwater crocodile and घड़ियाल। देखो ध्यान रखना, जिन जिन के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए थे, हालांकि हमने प्रोजेक्ट टाइगर को तो बिल्कुल देखो, वन होर्न राइनोकोर का ये तो असम से रिलेटेड है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क इसके लिए ओपन किया गया था। ध्यान रखना बेटा, बार बार पेपर में आता है। दैट इज कौन सा पार्क था बेटा, ये आपका हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो था, ये था काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क था। और ये है कहाँ पे बेटा, असम में है। और ये वन हॉर्न राइनोकोर के लिए आया था। उसके बाद है कश्मीर स्टैग के लिए हैंगुल भी बोलते हैं। एंड थ्री टाइप के जो थे, एक था फ्रेश वाटर का क्रोकोडाइल, एक था साल्ट वाटर का क्रोकोडाइल और एक था बेटा घड़ियाल। ये एशियाटिक लायन था अदर्स इन सब के लिए। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने अनाउंस किया किसको, सेवरल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले तो जो हमारी गवर्नमेंट ने काम किया, पहली बात तो हैबिटेट को ही बचाने की सोची। किसको, हैबिटेट को बचाना था। उसके लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया बेटा। दूसरा, सेवरल प्रोजेक्ट्स आए। प्रोजेक्ट्स में जैसे आपके एशियाटिक लायन भी था, एशियाटिक लायन। नंबर 2, वन हॉर्न राइनोकोर की बात करोगे, राइनोकोर्स भी थे बेटा। नंबर 2, ऑब्वियसली टाइगर का भी था। उसके अलावा क्रोकोडाइल थे बेटा। जो क्रोकोडाइल क्या थे बेटा, एक क्रोकोडाइल तो थे फ्रेश वाटर के, एक थे सोल्ट वाटर के और एक थे बेटा आपके घड़ियाल। इन सब के लिए भी सेवरल प्रोजेक्ट्स को लाया गया, जो कि उसके बाद एक आई नेक्स्ट आपकी नंबर 3 पे आई बेटा फॉरेस्ट पॉलिसी। ये आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी भी किसके द्वारा लाई गई थी बेटा, ये आपकी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज व्हिच हैज अ फॉरेस्ट पॉलिसी सिंस 1894। इट वाज रिवाइज्ड इन 1952 में, इसको रिवाइज किया गया है। थी तो कब से, 1984 से थे, लेकिन रिवाइज कब किया गया इसको, 1952 में। एंड अगेन कब किया गया, 1988 में। द मेन प्लैंक ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसी इज प्रोटेक्शन। सबसे पहली बात क्या थी इसके अंडर, क्या क्या आती थी, जो चीजें ध्यान रखनी, एक सबसे पहले तो क्या कीजिए आप, प्रोटेक्शन कीजिए। प्रोटेक्शन के बाद अब आपको करना है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कीजिए। और कंजर्वेशन करने के बाद अब आपको क्या करना है बेटा, अब आप डेवलपमेंट कीजिए, आप डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट कीजिए। तीन बातें उसके अंदर आती हैं कि आपको ये तीन काम करने हैं। सबसे पहले तो आप कीजिए प्रोटेक्शन, नंबर 2 पे आप कीजिए कंजर्वेशन, नंबर 3 पे आप कीजिए डेवलपमेंट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड मैनी फॉरेस्ट रिसर्च बनाए गए बेटा, क्या बनाएंगे, मैनी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च। अब देखो तीसरी बात क्या है, फॉरेस्ट। नंबर 4 पे क्या आता है बेटा, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ। नंबर 4 पे क्या आता है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए, इनका निर्माण किया गया। फॉर द रिसर्च, प्रोटेक्शन के लिए रिसर्च है, डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट के लिए। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सिस्टम देहरादून इज द ओल्डेस्ट रिसर्च है। एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना बेटा। ओल्डेस्ट रिसर्च को इंस्टीट्यूशन अगर कौन सा है बेटा, ये है भाई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। कौन सा बेटा, देहरादून। ध्यान रखना कहाँ का, देहरादून वाला। ये मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको अलग से दिखेगा कौन सा है, देहरादून वाला सबसे क्या है बेटा, ओल्डेस्ट है। ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा काम किए गए थे। तो इसके अंदर आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। इसके अंदर मैंने जो जो यहाँ पे गवर्नमेंट के एक्ट थे उन सब के बारे में डिस्कशन किया है। मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। सबसे पहला था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें हमें किसको, हैबिटेट को बचाना था। नंबर 2 था सेवरल प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें एशियाटिक लाइन, घड़ियाल थे, क्रोकोडाइल थे, साल्ट वाटर के, फ्रेश वाटर के, वन हॉट राइनोकोर्स थे। वन हॉट राइनोकोर्स के लिए कहाँ पे, काजीरंगा में। कहाँ पे खोला गया था, काजीरंगा असम में, वहां पे इसको नेशनल पार्क के रूप में खोला गया। उसके बाद नंबर 3 पे क्या था बेटा, प्रोटेक्शन करनी है, फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आए। इस फॉरेस्ट पॉलिसी में क्या था, प्रोटेक्शन करना था, कंजर्वेशन करना था और यहाँ पे क्या करना था, डेवलपमेंट करनी थी। नंबर फिर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले गए। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या थे, इंडियन गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड मैनी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च ऑफ प्रोटेक्शन करने के लिए और डेवलपमेंट होता उसकी उसकी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च का निर्माण किया गया था। तो ये हमारे कुछ मेन रीजंस थे, मेन
कॉन्सिक्वेंसेस थे जो लाए गए किसके द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक बार लास्ट टाइम एक बार अंडरलाइन करके पढ़ लेते हैं। नंबर 8 पे बायोडाइवर्सिटी को करने के लिए सबसे पहले तो क्या थे, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण किया गया। उसके बाद इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया जो हैबिटेट को बचाता था। डायरेक्टली किससे रिलेटेड था बेटा, हैबिटेट। उसके बाद नंबर सी पे क्या, प्रोजेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लाए गए बेटा, प्रोजेक्ट्स लाए गए। इनमें से प्रोजेक्ट टाइगर भी था। उसके बाद नंबर 3 में क्या है, फॉरेस्ट पॉलिसी आई जिसके 3 काम थे, 3 मेन प्लैंक थे। एक था प्रोटेक्शन करना, एक था कंजर्वेशन करना और एक था डेवलपमेंट करना, ये लाया गया। नंबर 4 पे क्या, नंबर 5 पे क्या था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट करे गए, लेकिन उनमें से जो सबसे ओल्डेस्ट था वो कौन सा था बेटा, देहरादून था। और इनका काम क्या था, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट को करना। तो ये हमारी गवर्नमेंट जो थी, ये हमारी गवर्नमेंट के मेन एक्शंस थे, हमारी गवर्नमेंट ने मेन एक्शंस लिए थे। तो ये हमारा था क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ने हमारी जो हैबिटेट है, हमारे जो प्रोटेक्शन करने के लिए फॉरेस्ट को लिए क्या क्या इंतजाम किए, क्या क्या नए नए एक्ट किए थे। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये तो हम कर चुके हैं, इसी के अंडर आता है सारा का सारा क्वेश्चन। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए, सीधी सी बात है, वो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। 1972 में हंटिंग ट्रेड को क्या कर दिया गया, बैंड कर दिया गया। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्या किया गया, ओपन किया गया। बात खत्म, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, हो गया एक क्वेश्चन। आवर फॉरेस्ट क्लासिफाई अंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेस्ट को क्लासिफिकेशन जो आई है कि उसको कैसे क्लासिफिकेशन किया गया, और जैसा आपको दिख रहा है कब आया गया बेटा, 2015 में क्वेश्चन आया है आपका। देखिए, फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज एज फॉलो। रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड। देखो रिजर्व फॉरेस्ट जो आते हैं नंबर 1 पे आते हैं, तो इसमें क्या आती है बेटा, हाफ से ज्यादा है जो इसमें कन्वर्ट कर दी गई है बेटा टोटल फॉरेस्ट का, वो रिजर्व फॉरेस्ट कर दी गई है। अगर इसके बारे में और ज्यादा सीखना चाहे, दे कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज करते हैं एंड आर रिकग्नाइज्ड एज द मोस्ट वैल्यूएबल है। और यहाँ पे एक चीज और याद करने बेटा, नो ह्यूमन एक्टिविटी, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती। इसमें ये चीज और ऐड कर लेना यहाँ पे कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती। उसके बाद आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज डिक्लेयर्ड एज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1/3, ये ध्यान रखना कितना, 1/3 फॉरेस्ट एरिया इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेनी फर्दर डिप्लेशन, कि हो चुका है, यहाँ पे हो चुका है लेकिन आगे नहीं होने देना है, ये बात का ध्यान रखना है कि फर्दर डिप्लेशन नहीं हो पाए, दैट्स व्हाई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को लेकर आए वो। उसके बाद आते हैं बेटा अनक्लास फॉरेस्ट, क्या आते हैं आपके, अनक्लास फॉरेस्ट आते हैं। अनक्लास फॉरेस्ट में क्या, दे आर द फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग बोथ द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज, यहाँ पे ह्यूमन एक्शन अवेलेबल है। और यहाँ पे ह्यूमन अवेलेबल के साथ साथ ग्रुप भी आ सकते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और प्लस में यहाँ पे गवर्नमेंट भी है। और एक बात को और ध्यान रखना है, इसमें वेस्टलैंड भी आते हैं जो इसके अंडर लिए गए हैं, इसको क्या बोला गया है, हमारे बोले गए अनक्लास फॉरेस्ट। ये हमारे 3 तरह के फॉरेस्ट थे बेटा, एक था रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड वन इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड वन इज अनक्लास फॉरेस्ट। तो ये था बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट आए हैं आपके। तो कौन कौन से थे, नंबर 1 पे था रिजर्व फॉरेस्ट, नंबर 2 पे था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और नंबर 4 पे था अनक्लास फॉरेस्ट। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। How has the destruction of forest and wildlife resulted into the loss of cultural diversity? अब देखो ये हम बार बार सुनते आ रहे हैं कि इससे कल्चरल डाइवर्सिटी का लॉस होता है, तो ये बार बार हमने पढ़ भी लिया, एक बार जल्दी फटाफट देख लेते हैं इसको। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ हैज अफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ मेनी कम्युनिटीज हु आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। सीधी सी बात है, किनका कल्चर बर्बाद हुआ है, सीधी सी बात है, उनका कल्चर बर्बाद हुआ है जो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली, डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, डिपेंड ऑन फॉरेस्ट के ऊपर करते हैं, उनका डायरेक्ट अफेक्टेड हुआ है। इन सम एरियाज women are involved in fuel collection, fodder for their animals and water for their domestic needs. Due to forestation, these products are not available to them. It adversely affect the lives of such people. अब ऐसे लोगों का भी हुआ है कि जो फोडर के लिए, जैसे वुमेन्स है बेटा, वो किसके लिए, ड्रिंकेबल वाटर के लिए, और फोडर के लिए किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, फॉरेस्ट के ऊपर। अब फॉरेस्ट खत्म हो गई तो बहुत दूर तक जाना पड़ता है,
जिससे क्या प्रॉब्लम आती है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स में आती है, तो इससे भी उनका अफेक्ट हुआ है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड रिजल्टिंग इन सेवरल ड्राफ्ट और फ्लड्स आ जाती हैं, जिससे अफेक्टेड फॉरेस्ट किसको करता है, डिपेंडेंट कम्युनिटीज को करता है, पीपल लिविंग एक्सट्रीम पॉवर्टी में। तो ये केस किसका था बेटा, पॉवर्टी का। तो इस पॉवर्टी में उनके कारण इनडायरेक्टली क्या होती है, एक तो फ्लड आ जाती है, और इसके अलावा या फिर क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। ये भी मेन रीजन हुआ बेटा उनका, जो कि हाल में भी हो रहा है बेटा। जैसे जैसे हम भारत के अलग अलग हिस्से में देखेंगे, बहुत सारी जगह फ्लड आई हुई है। तो इसका मेन रीजन क्या है कि जो हमारी फ्लड कब आती है बेटा, जब यहाँ पे क्वांटिटी जितनी नॉर्मल है उससे ज्यादा बारिश हो जाती है। अब इसका मेन रीजन क्या है, फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट क्या करते हैं बेटा, वाटर को रोकते हैं, अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेन को। अब वही नहीं रहे तो रेन अपना आराम से चलती रहती है, और एक जगह जाके सारा पानी वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या आ जाती है, फ्लड आ जाती है। तो इसका भी मेन रीजन क्या है, फोरेस्टेशन है, डिफोरेस्टेशन है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल प्रोवाइड ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्या बोला बेटा, क्या करवाता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से क्या होगा, प्रोवाइड ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हो आप, वो किससे होगा, वो हमें होगा प्रोवाइड ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब हम किसको कंजर्व करेंगे, अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी होगा। तो इसमें जो हमने पढ़ा, सबसे पहले तो उन कम्युनिटीज को हमने क्या किया, सबसे पहले तो किसको किया हमने, सबसे पहले तो लॉस किसका हुआ, नंबर वन पे लॉस किसका होता है बेटा, कम्युनिटीज का होता है। कल्चरल किसका लॉस होता है, कम्युनिटीज का। नंबर दो, इसमें आते हैं विलेजर्स आते हैं। ये विलेजर्स में कौन होती है, जो वुमेन्स होती हैं, उनकी हेल्थ अफेक्टेड होती है। नंबर तीन क्या आया बेटा इसमें, जो फ्लड होती है, और क्या होता है बेटा, ड्राफ्ट आते हैं, जो सूखा पड़ता है, उनकी वजह से उन्हें किस में रहना पड़ता है, पॉवर्टी में रहता है और पुअर हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन होने पड़े, इसका डिस्ट्रक्शन सम एरियाज में और डिस्ट्रक्शन, और अगर इसका कंजर्वेशन होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, बेटर लाइफ क्वालिटी हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, When was the Indian Wildlife Protection Act implemented? कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? डिस्क्राइब इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, इसके मेन ऑब्जेक्टिव बताने बेटा। देखो, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। कब किया गया था, 1972 में। फूड प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स इन इंडियन प्रोटेक्टेड एनिमल्स वाज सो पब्लिश्ड। इस मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, इंपॉर्टेंट है बेटा। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो आया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है, इसका मेन रीजन क्या था, टू प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स और स्टॉप ट्रेडिंग ऑन वाइल्ड लाइफ। ये उनका मेन रीजन था। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना था। उसके बाद वेरियस प्रोजेक्ट भी आए थे, प्रोजेक्ट टाइगर आया था, प्रोजेक्ट राइनो एंड प्रोटेक्टिंग सर्फेसिंग एनिमल विच आर ग्रेवली थ्रेटेंड। ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव थे जो हमारा इंप्लीमेंट हुआ था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला क्या था, टू प्रोटेक्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज को बैनिंग हंटिंग वगैरह करके। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाए थे, और उसके बाद क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस वेरियस प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ये सारे के सारे वहाँ पे प्रोजेक्ट आए। आगे देखिए, नेचर वर्शिप इज एन ओल्ड एज बिलीफ। ये क्या बेटा, एक ओल्ड एज बिलीफ है। एक्सप्लेन हाउ इट वाज हेल्प द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। देखो ओल्ड एज बिलीफ कैसे है, ये बताना हमें सबसे, और इसमें एक्सप्लेन करना कैसे। देखो, नेचर वर्शिप हैज हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वर्शिप, फॉरेस्ट में और वाइल्ड लाइफ में क्या किया बेटा, फॉलोइंग वेज। सबसे पहले, द ट्राइबल बिलीव इन नेचर वर्शिप, किसकी वर्शिप करते हैं, नेचर की, which is based on the fact that all creations of nature have to be protected. Such beliefs have protected several forests. किसको किया बेटा, protected several forests from decay, cutting and felling of trees. दे आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं। जो सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं, क्या होता है बेटा, वर्जन होते हैं, उनको कभी भी किसी ने हाथ नहीं लगाया होता। सेक्रेड क्वांटिटीज आर आल्सो स्क्राइब्ड टू माउंटेन्स में, स्प्रिंग्स में और प्लांट्स में। ये चीजें आती हैं, माउंटेन्स भी हो सकते हैं, सेक्रेड स्प्रिंग्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। दूसरा, सर्टेन कंप्लीट रिवर्स से पर्टिकुलर ट्री, लाइक कुछ पर्टिकुलर ट्री को, जैसे मुंडाज हो गया या संथल और छोटा नागपुर रीजन के हो गए बेटा, वो रीजन करते हैं वर्शिप ऑफ किसके, महुआ और कदम्बा ट्रीज को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो गया, अभी पेड़ों को नहीं काटे। नंबर 3, ट्राइबल बिहार और उड़ीसा के सब पढ़ चुके हैं हम बेटा, उसमें जो आपकी क्लासेज आई थी उसमें टैमरीन और मैंगो ट्रीज को क्या करते हैं बेटा, वेडिंग्स के दौरान उनकी क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। ये भी मेन रीजन हो गया। तो इस तरीके से हमारे माउंटेन्स बच जाते हैं, स्प्रिंग बच जाते हैं, प्लांट्स बच जाते हैं, और इससे हमारे बिहार और उड़ीसा में किसी वर्शिप हो जाती है बेटा, टैमरिंड की और मैंगो ट्रीज की, वहाँ पे हम वर्शिप कर देते हैं, जिससे हमारी हेल्प होती है। नेक्स्ट आता है, वैल्यूएट द रोल ऑफ लार्ज स्केल डेवलपमेंट
प्रोजेक्ट इन एक्सेलरेटिंग द लॉस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया 2016। देखो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने कैसे किया लॉस ऑफ फॉरेस्ट का, देखिए सिंस 1951 और 5000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए। ध्यान कीजिए कितना, 5000 किलोमीटर, बहुत ज्यादा है। 1951 के बाद देखें तो इतना हम कवर कर चुके हैं। फिर नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो अभी भी वुड इनोडेट 40,000 हेक्टेयर जो है बेटा वो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट कर रहा है अभी इस टाइम पे। मल्टी प्रोजेक्ट आल्सो लेड टू सोशल मूवमेंट भी हुए लाखे। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, टिहरी डैम आंदोलन हुआ बेटा, हुज ओरिजिनल फोकस वाज ऑन द ट्रीज वुड बी सबमर्ज अंडर द डैम वाटर, जो किसके अंदर सबमर्ज हो जाएंगे बेटा, डैम के वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, सबमर्ज। डैम का यही तो मेन रीजन होता है, डैम का जो पानी आता है बेटा। अब देखो जैसे यहाँ पे डैम बना दिया हमने, पहले तो नदी इतनी थी, अब उसके बाद डैम इतना, जब उसका पानी छोड़ा जाएगा तो इतने एरिया में जितने भी फॉरेस्ट आपके होंगे, जितने भी फॉरेस्ट होंगे सब क्या हो जाएंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे। ये भी मेन रीजन था। तो सबसे पहले तो हमें देखना है सिंस 1951 5000 किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। उसके बाद नर्मदा सागर प्रोजेक्ट ने 40,000 हेक्टेयर, और उसके बाद सोशल मूवमेंट भी हुए हैं, ये सारे के सारे मूवमेंट भी आते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भाई ये बार बार आ चुका है, फटाफट करते हैं इसको। डाइवर्स कल्चर और रिलीजियस बिलीव होता है बेटा उनका। मैनी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज स्टिल हैव विद द फॉरेस्ट एंड डिपेंड अपॉन देम फॉर द लाइवलीहुड, के लिए डिपेंड करती है। दीज कम्युनिटी आर वर्किंग हैंड इन हैंड, काम करें विद द गवर्नमेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व है बेटा जो राजस्थान में, विलेजर फोर्ट अगेंस्ट माइनिंग एक्टिविटीज के खिलाफ लड़े। अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लोकल कम्युनिटीज ने बिलोंग टू 5 विलेजेस है बेटा, जो जिन्होंने ओन रूल्स और रेगुलेशन बनाए 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को बचाने के लिए। दे हैव नेम्ड इट एज द भैरव देवता को सेंचुरी नाम रख दिया है। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन दिस लैंड, में हंटिंग अलाउड नहीं है बेटा। तो सबसे पहले ये एग्जांपल हमने किस किस का दिया, एक तो हो गया हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया राजस्थान में, माइनिंग क्वालिटी के लिए लड़े। उसके बाद अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है बेटा, वहां पे वो किसने, उन्होंने एक अपने नाम पे वो रूल्स और रेगुलेशन बनाए और उसमें उसका नाम दर्ज करवाया कि यहाँ पे कोई हंटिंग वगैरह नहीं होगी। नेम कंजर्वेशन मूवमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम कंजर्वेशन मूवमेंट्स बताने और कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना में जो हुआ बेटा उसके बारे में। सबसे पहले आता है चिपका मूवमेंट। द फेमस चिपका मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द हिमालयाज टू रेजिस्ट डिफोरेस्टेशन इन सेवरल एरियाज। कहाँ पे हुआ था बेटा, ये हिमालयाज में हुआ था। To save indigenous species, it has opted for community afforestation. It has made attempt to revive the traditional conservation को revive करने के लिए method और develop new method of ecological farming के लिए कराया बेटा। indigenous species को क्या बोलते हैं, चिपको मूवमेंट बोलते हैं। हमारा रजिस्टर डिफोरेस्टेशन इन सेवरल एरिया, जहाँ पे लोग क्या हुआ था बेटा, जो लोग है ना चिपक गए थे बेटा, किनसे, ये सारे लोग किससे चिपक गए थे बेटा, पेड़ों से, कि हम इनको काटने नहीं देंगे, और एक अटेम्प्ट किया ट्रेडिशनल कंजर्वेशन करने का, डेवलप न्यू मेथड ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग, बीज बचाओ गए। फार्मर्स एंड सिटीजन ग्रुप इन टिहरी, कहाँ पे ध्यान रखना बेटा, टिहरी में have shown the adequate level of diversified crop production के बिना, विदाउट यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल किए बिना, हस्बैंड आर आल्सो इकोनॉमिकली वायबल भी था। इकोनॉमिकली भी हम उसको बोल सकते थे कि अच्छी पैदावार हुई है, अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट थी टिहरी में, कि उन्होंने सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया था। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आती है बेटा, इट फर्निशेज ए गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज आती है बेटा इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिस्टोर करते हैं। द प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1918 व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। किसने पास किया था बेटा, ये किया था ओडिशा ने पास किया था। It depends on the formation of local institution that undertake the protection activities, जिसने किसको undertake किया था, protection activities को, mostly ungraded forest land, ungraded नहीं up indegraded forest land managed by the forest department। जो अनग्रेडेड लैंड है ना, अनडिग्रेडेड, जो डिग्रेडेड नहीं हुई है, उन लैंड्स को कौन सेव करता है बेटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इन रिटर्न द कम्युनिटी मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नॉन टिम्बर, ध्यान रखना वहां पे टिम्बर अलाउड नहीं है, शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन के कारण ये काम हो सकते हैं वहां पे। तो ये था जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट। तो कभी भी आता है
तो नेम पे आता है किसका नाम आएगा, सबसे पहले चिपको मूवमेंट, फिर आएगा बीज बचाओ आंदोलन, या फिर आएगा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर शॉर्ट नोट भी पेपर में कई बार आ जाता है। एक्सप्लेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क होता है। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, सबसे पहले देखिए, is a declared protected area where very limited human activity is allowed. Limited, बिल्कुल limited. The ownership of this type of protected area lies either in the hands of government or in any private organization or person provided the, या तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है या फिर रेगुलेशन आर गवर्न बाय गवर्नमेंट। इनसाइड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, inside a wildlife sanctuary, the hunting of animals is completely prohibited होती है। The tree cannot be cut down, वो नहीं हो सकते। Especially the clearing of forest for agriculture is completely क्या होता है, banned होता है बेटा। But the general public could see news up to extent so that the wildlife is not disturbed, कि wildlife disturbed ना हो वहां तक की एक्टिविटीज यहाँ पे हो सकती है। सेकंड क्या आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं बेटा, क्या आते हैं आपके, नेशनल पार्क। National Park was first introduced in 1969 में किए गए। It a defined boundary through which no person can go into the park without an approval, के वहाँ जा ही नहीं सकता। Only an approved person can enter into a national park. In wildlife sanctuary, where limited activities are allowed, like collecting fuel wood को collect करना, फ्रूट्स को कलेक्ट करना, मेडिसिनल प्लांट्स को स्मॉल स्केल पर लेना, नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन नेशनल पार्क। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं ना, देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, और दूसरे हमारे कौन से हैं बेटा, हमारे हैं नेशनल पार्क। देखो यहाँ पे एंट्री की अगर बात करें वो है, यहाँ पे एंट्री की बात करें वो नहीं है। यहाँ पे एंट्री की बात करें वो क्या है, लिमिटेड है। एंट्री की बात करें तो क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। यहाँ से अगर कोई चाहे तो कौन से प्रोडक्ट ले सकता है, सबसे पहली बात तो नो टिम्बर। यहाँ से आप अदर जैसे फ्रूट्स हो गया या मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, ये ले सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी लेना, लिमिटेड वगैरह भी कुछ हम नहीं ले सकते। दैट इज कॉल्ड एज नेशनल पार्क, उनको हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं। ये थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने इस क्लास में पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे असर्शन रीजन, और उसके बाद हम अगले चैप्टर पे चले जाएंगे जो कि आपका होगा चैप्टर नंबर 3 वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बेटा अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए, इन क्वेश्चंस में सारे के सारे क्वेश्चन जितने आपके एनसीईआरटी के बनते हैं, जितने एग्जाम्पलर के बनते हैं, कहीं से भी किसी भी गाइड से, किसी भी नोट से, या आपकी मैम ने लिखवाए हैं या सर ने लिखवाए हैं, वो सारे क्वेश्चंस इनके अंदर आ गए हैं। इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आएगा तब भी इन्हीं क्वेश्चंस में से होगा। यहाँ पे हमने सब पढ़ लिया, कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे लॉस होती है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था, जीएफएम क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, चिपके आंदोलन क्या था, हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे डिप्लेट कर रहे हैं, डैम का क्या इफेक्ट पड़ता है, सब चीजें हमने इसके अंदर कवर कर दी है। तो इससे आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बस मैं अगले में ये बता दूंगा आपको, जो आपके सेशन और रीजन आएंगे उनमें आपकी यही नॉलेज के साथ आप उन सारों को सोल्व कर दोगे। तो एक छोटी सी वीडियो लेके आएंगे असेशन और रीजन पे, और केस स्टडी का ऐसा, अगर केस स्टडी में आपको ऊपर केस स्टडी दे रखी है ना तो आपके लिए और इजी बना दिया। तो वहां पे अगर हो सकेगा तो एक केस स्टडी की छोटी सी वीडियो वो भी आपके सामने लेके आएंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। होप करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी चेंज चाहते हैं या कुछ चाहते हैं कि कुछ ऐड हो, या फिर क्वेश्चंस वगैरह में कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी है, तो यू कैन कमेंट मी, आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। या फिर आपका कोई टॉपिक जो रहता है आपको रह गया है, देन यू आल्सो अगेन कमेंट मी, तो मैं उसके ऊपर जरूर एक्शन लूंगा और आपको क्वेश्चन आंसर उसके ऊपर जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।